तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं न्यू एपिसोड। जैसा कि हमने आई एम ब्लैक एम्परर के पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि ड्रैगन हेड यूनियन लीडर अपने डिसाइबल और होजियोंग का कंपेयर करते हैं कि अभी तो मेरा डिसाइबल सीखना शुरू कर रहा है, लेकिन यंग मास्टर तो पहले से ही उस स्तर पर पहुंच चुके हैं। फिर हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हैं जो कि होजियोंग को देखते ही अपने मन में कहते हैं कि यह केवल स्मार्ट नहीं है, यह तो एक व्हाइट टाइगर है जो कि इंसानों की तरह सोचता है। फिर हम देखते हैं कि हमारा होजियोंग बिल्कुल शांत बैठा होता है और ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को ही देख रहा था। और ड्रैगन हेड यूनियन लीडर अपनी इमेजिनेशन में देखते हैं कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक व्हाइट टाइगर बैठा है जो कि काफी डेंजर तरीके से रोर कर रहा है। अब आगे फिर हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हैं जो कि वहां से खड़े होते हैं और उन्हें खड़े होते हुए होजियोंग देखता है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हुए कहता है कि बस सब खत्म हो गया और आपको कुछ नहीं कहना है। फिर हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हैं जो कि वहां से जाते हुए स्माइल करते हुए अपने हाथ को उठाते हुए कहते हैं कि वास्तव में आप मेरे डिसाइबल का बहुत अधिक एडवांटेज ना लें। मतलब भाई यहाँ पर ये ड्यूक्सान के बारे में बता रहे हैं कि आप उसका ज़्यादा एडवांटेज ना लें। और हम देखते हैं कि इस बात को भी सुनकर होजियोंग पीछे टेबल के पास शांत खड़ा होता है। फिर हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हैं जो कि वहां से बाहर की ओर चले जाते हैं और पीछे से सिर में झुककर कहता है कि टेक केयर, और जेगल अयोन कहती है गुड बाय। और होजियोंग शांति से यह सब देख रहा था। फिर हम आसमान में बहुत सारे काले बादलों को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्हीं बादलों के बीच काफ़ी तेज़ी से बिजलियां चमक रही थीं। फिर हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हैं जो कि उदासी उनकी आंखों में हमें देख सकते हैं। और भाई देखते हैं कि वो शांति से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन बारिश से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। ऐसा लगता है कि वो खुद बारिश में भीगना चाहते थे और चलते चलते अपने मन में होजियोंग के ही बारे में सोच रहे थे। और उनके मन में होजियोंग का एक इमेज बनता है और कहते हैं कि इसके पास एक मिस्टीरियस ऑरा है और वह बंजर भूमि पर घास उगाने की कोशिश कर रहा है जहां पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता। और इस तरह की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उस लड़के को लाशों के पहाड़ बनाने होंगे और खून का समुंदर बनाना पड़ेगा, लेकिन यह फिर भी पर्याप्त नहीं होगा। फिर हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हैं जो कि उदास होते हुए भी यह सब अपने मन में बातों को सोच रहे थे। मतलब भाई मैं आपको क्लियर कर दूं कि होजियोंग जो करने जा रहा है ना, समझ लो कि एक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब जो बुरे लोग हैं, करप्ट लोग हैं, उन्हें मारने की जो चाह रख रहा है ना होजियोंग, वही कह रहे हैं कि उसे यह सब करने के लिए लाशों के पहाड़ खड़े करने होंगे, खून के समुंदर बनाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं घास उगेगी, मतलब इसकी उपजाऊ ज़मीन बनेगी, मतलब करप्ट लोग हटेंगे और नए लोग आएंगे। तो वही कह रहे हैं फिर भी यह बहुत मुश्किल होगा। और हम फिर से देखते हैं आसमान में बहुत तेज़ बिजलियां चमक रही थी और तेज़ बारिश हो रही थी। फिर ड्रैगन हेड यूनियन लीडर आगे की तरफ सोचते हैं कि वह नेचर के साथ बहुत डेसोलेट है। मुझे नहीं पता कि योन क्लैन के हेड ने उसे किस तरीके से राइज किया है, या फिर उसने खुद एक सेल्फ डिसिप्लिन बनाकर अपने आप को इस तरीके का बनाया है। फिर हमें एक छोटे से हरे कलर के पौधे को दिखाया जाता है जो कि इतनी तेज़ हवाओं और बारिश में शांत सीधा खड़ा होता है। फिर ड्रैगन हेड यूनियन लीडर अपने मन में सोचते हैं कि उस लड़के को दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो काफ़ी इंसान लगता है। और भाई हमें होजियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने छोटे भाई के गले में अपने हाथ को डालकर स्माइल कर रहा था। उसका छोटा भाई भी बहुत ज़्यादा खुश था और हम देखते हैं उसके पीछे उसके फादर भी इन दोनों को देखकर स्माइल कर रहे थे। और ये सब ड्रैगन हेड यूनियन लीडर की इमेजिनेशन है। फिर हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हैं जो कि अभी भी बारिश में शांत खड़े होते हैं और बारिश उनके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वो तिरछी आंखों से उसी छोटे पौधे को देखते हैं जो कि इतनी तेज बारिश में खड़ा था। फिर हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हैं जो कि अपने मन में ड्यूक्सान के एक इमेज बनाते हैं और भाई इसकी इमेज बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह बनाते हैं क्योंकि भाई इनके नज़र में इनका डिसाइबल मूर्ख है। तो भाई और गुस्से में अपने मन में कहते हैं कि यह लड़के ने तो अभी से अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को मिटाना शुरू कर दिया है। क्या मुझे अपने डिसाइबल को और ज़्यादा हार्ड ट्रेन करने की ज़रूरत है? लेकिन वह इसे रिफ्यूज़ कर देगा। वह पूरे दिन चारों तरफ बस घूमता रहता है। क्या मुझे उसे अपने सक्सेसर के टाइटल से हटा देना चाहिए? फिर हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हैं जो कि एक लंबी सी सांस छोड़ते हैं और सारे टेंशन को बाहर निकाल देते हैं। फिर हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर को देखते हैं जो कहते हैं हेवनली सीक्रेट। और भाई हम ड्रैगन हेड यूनियन लीडर के पीछे मयोंगन को देखते हैं। फिर ड्रैगन हेड यूनियन लीडर कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि एक फॉर्चून टेलर के पास विजिट करना होगा, मतलब भाई जो भविष्य बताते हैं उनके पास।
फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर हुजोंग रुका था और चारों तरफ आप देख सकते हो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब यहाँ की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट है। फिर और भाई हम अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ पर शिनमो हैरान होते हुए कहता है कि वो तो बिल्कुल एक तूफान की तरह थे। मतलब भाई ये ड्रैगन हेड यूनियन लीडर के बारे में बता रहा है, तूफान की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। और हम देखते हैं कि हैरानी से अभी भी जेगल योन बाहरी की तरफ देख रही थी कहीं वो वापस ना आ जाए। और हम देखते हैं कि होजुंग अपने कंधे को स्ट्रेच कर रहा था। मतलब भाई उसे भी दिक्कत हुई थी। और भाई यहाँ पर हम होजुंग को देखते हैं जो कि स्ट्रेच करते हुए अपने मन में कहता है कि गुजुमयोंग क्लैन के आर्मी को निपटाना इससे कम थकाऊ था। मतलब भाई सोच ही सकते हो कितना ज़्यादा प्रेशर में थे ये सब। और भाई होजुंग ड्रैगन हेड यूनियन लीडर की अपने मन में एक इमेज बनाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। कैसे ड्रैगन हेड यूनियन लीडर उसे देख रहे हैं स्माइल करते हुए। और होजुंग कहता है कि ड्रैगन हेड यूनियन लीडर की दिव्य अंतर्दृष्टि बहुत ही ज्यादा भयानक है। मतलब जो किसी के अंदर झांक कर देख ले वो किस तरह का इंसान है। और यह सोचने के लिए कि उन्होंने कुछ शब्दों में मेरे माध्यम से सही देखा। मतलब भाई कि होजुंग की नज़र से गुजुमयोंग क्लैन किस तरीके से गिल्टी था। फिर होजुंग उस बात को याद करता है जब ड्रैगन हेड यूनियन लीडर यहाँ से जा रहे थे और उन्होंने जाते हुए कहा था कि मेरे डिसाइबल का बहुत अधिक एडवांटेज ना लें। और हम देखते हैं कि किस तरीके से ड्रैगन हेड यूनियन लीडर अपने पिछले हाथ के मुट्ठी को कस रहे थे इस बात को कहते हुए। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए अपने आंखों को बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है कि मैं अब थोड़ी देर के लिए बेगर सेट का उपयोग करने के लिए सक्षम नहीं हूँगा। खैर मैंने इस बार उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। यह उचित है कि अब थोड़ी देर के लिए मैं उनका इस्तेमाल ना करूँ। फिर हम देखते हैं कि होजुंग अपनी तिरछी आंखों से एक तरफ देखता है और भाई हम देखते हैं वहाँ पर जेगल एयोन को जो कि एकदम शांत खड़ी होती है। और फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि जेगल एयोन के पास आते हुए कहता है कि हे जेगल एयोन चलो कुछ ग्रैब पकड़ते हैं। और भाई इस बात को सुनकर जेगल एयोन कहती है वो व्हाट, और कहती है मी। फिर होजुंग कहता है कि तो आपके अलावा यहाँ पर और कौन है। फिर हम जेगल एयोन को देखते हैं जो कि होजुंग की तरफ देखते हुए कहती हैं कि मैं आपके ऑफर का सराहना करती हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा इतना कहती ही है कि होजुंग जेगल एयोन की तरफ देखते हुए कहता है कि इस तरह से आने के बाद क्या आप बिना खाना खाए ही जा रहे हैं? क्या आप मेरे लिए खाना नहीं खरीदेंगी? तभी हम जेगल एयोन को देखते हैं जो कि शर्माते हुए कहती है नो यह बात नहीं है। फिर हमें नामगन क्लैन के यंग मास्टर को दिखाया जाता है और हमें एक और औरत को दिखाया जाता है। और जेगल एयोन कहती है कि हाल ही में नामगन क्लैन का मैच मेकर ने हमारे क्लैन में विजिट किया था। मतलब भाई नामगन क्लैन का जो यंग मास्टर है और जेगल एयोन के रिश्ते के बारे में बात कर रहा था। फिर जेगल एयोन उदास होते हुए कहती है कि हमने अभी तक कोई ठोस डिस्कशन नहीं किया है। अगर हमें कोई एक साथ खाना खाते हुए देख लेगा तो लोग इसका बहुत ज़्यादा गलत मतलब निकालते हैं, भले ही बस हम लोग दोस्त हैं। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि जेगल एयोन के बिल्कुल पास आ गया होता है और कहता है कि तब आपको एक घायल आदमी का दौरा नहीं करना चाहिए था। मतलब एक घायल आदमी को देखने के लिए इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। फिर होजुंग बिल्कुल सीरियस फेस के साथ जेगल एयोन की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि नामगन क्लैन पहले से ही आपके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अप्रसन्न होगा। मतलब भाई सामने से नहीं दिखाएगा कि चेहरे पर हम खुश हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई दूसरे मर्द को देखने के लिए इतनी दूर जाने की। होजुंग की इस बात को सुनकर जेगल एयोन पूरी तरीके से शर्मा जाती है और हड़बड़ाते हुए कहती है कि यह कोई मेरा पर्सनली विजिट नहीं था, मैं तो अपने क्लैन हेड के द्वारा स्वर्गीय गोली को तुम्हें देने के लिए यहाँ पर आई थी। फिर होजुंग कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि लोग हमें साथ देखकर गलत मतलब निकालेंगे, फिर भी आप यह समझने की उम्मीद करते हैं। भाई मतलब भाई कौन मानेगा कि क्लैन हेड ने अपनी बेटी को ही पर्सनली भेजा एक स्वर्गीय गोली देने के लिए। और भाई होजुंग की इस बात को सुनकर जेगल एयोन पूरी तरीके से शांत हो जाती और शर्मा रही थी और उसके मुंह से अब कोई भी बहाना नहीं निकल रहा था। फिर होजुंग कहता है कि इसके बारे में सोचो तो तुम मूर्ख हो। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी स्माइल करते हुए जेगल एयोन को देखते हुए कहता है कि क्या तुम सच में यह सोचती हो कि तुम्हारे पिता जेगल हेड तुम्हें यह बिना जाने ही यहाँ पर भेज दिया है कि तुम किस तरीके से मुझे देखती हो? मतलब भाई यहाँ पर होजुंग क्लियर कर रहा है कि तुम्हारे पिता भी चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें भेजा है गोली का बहाना कर कर। होजुंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जेगल एयोन पूरी तरीके से शर्मा जाती है। उसके मुंह से अब कोई भी बहाना नहीं निकल रहा था और अपने आंखों से एक तार होजुंग को ही देख रही थी। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि जेगल एयोन को देखते हुए कहता है कि इसके अलावा भी आप नामगन क्लैन के उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। क्या आप
इतना कहता ही है कि जेगा लियोन कहती है डैट्स अब इतना कहती है कि होजुंग कहता है चलो इसे भूल जाओ। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि जेगा लियोन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है कि आप बस भोजन का आनंद लीजिए और वापस जाकर अपने पिताजी से कहिएगा कि यह टोकन ग्रेटिट्यूड है उस हेवनली एनर्जी पील के लिए। और इस योन होजुंग को उसे यूज करने में खुशी हुई, मतलब भाई उस पील के बारे में बता रहा है कि उसे यूज किया तो इसे अच्छा लगा। होजुंग की इस तरीके की बातों को सुनकर जेगा लियोन को देखते हैं जिसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और वो बिना कुछ बोले एक टार होजुंग को ही देख रही थी और अपने दोनों हाथों को कस कर पकड़ ली होती है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि अपने हाथ को उठाकर जेगा लियोन से कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं अपने बैंडेज को चेंज कर कर तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और भाई हम देखते हैं जेगा लियोन जो होजुंग की तरफ देख रही थी और सामने की तरफ जा रही थी और एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को काफ़ी टाइटली पकड़ी होती है। फिर भाई हम सिन्मो को देखते हैं जो कि जेगा लियोन से झुककर कहता है कि मैं आगे बढ़ता हूँ और चीज़ों को तैयार करता हूँ, आप प्लीज़ यंग मास्टर के साथ आराम कीजिए। और सिन्मो की इस बात को सुनकर जेगा लियोन कहती है कि हाँ आप मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। मतलब भाई यहाँ पर सिन्मो निकल रहा है इनके बीच से कि मैं चलता हूँ, आप लोगों के खाने पीने का तैयारी करता हूँ, आप लोग मस्त आराम से आइए। और हम जेगा लियोन को देखते हैं जो कि सिन्मो की इस बात को सुनकर पूरी तरीके से शांत हो जाती है और हम देखते हैं कि अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेती है। फिर वह हम जेगा लियोन को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए अपने मन में कुछ सोचती है और जेगा लियोन अपने मन में कहती है कि अगर वास्तव में पिताजी का यही इशारा था तो मैं पिताजी की आभारी हूँ। मतलब भाई ये भी चाहती है कि होजुंग के साथ रहे, लेकिन नामगंग क्लैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, उसे दुश्मन बनाने के लिए यह अच्छा नहीं होगा। फिर अपने मन में कहती है कि क्या मेरे पिता अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में धक्का दे रहे हैं। तभी हम जेगा लियोन को देखते हैं जो कि कुछ कहने के लिए होजुंग की तरफ पीछे की तरफ मुड़ती है और हम देखते हैं कि तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं कुछ देखकर। फिर भाई हम होजुंग को देखते हैं जिसके पीठ काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होते हैं और उसके पीठ पर काफ़ी ज़्यादा वार के निशान होते हैं फाइटिंग के, और कुछ छोटे और बड़े काफ़ी ज़्यादा डेडली निशान भी होते हैं, जिसे देखकर जेगा लियोन पूरी तरीके से उदास हो जाती है और अपने होठों को दाब लेती है। फिर भाई हम देखते हैं कि जेगा लियोन शांति से वहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही थी और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल होता है और आंखों में उदासी होती है। और हम देखते हैं कि पीछे होजुंग अपने कपड़े को चेंज कर रहा था, मतलब बैंडेज वैंडेज निकाल रहा था और उसका बैग पूरी तरीके से ओपन था जिसे जेगा लियोन देख रही थी। फिर हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है, कहता है और थोड़ी देर के लिए। और भाई हम देखते हैं यह होजुंग का छोटा भाई होता है जो कि अपने सूट के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा था। फिर आवाज़ आती है कि वह समय धुंध में उड़ गया था और हमने इस विशाल घटना को बाद में साफ करने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि फादर के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं और फादर सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़े शहर को या फिर एक परिवार या फिर कहें क्लैन को, और इसी के आगे एक छोटे से पहाड़ी की क्लिप पर हम देखते हैं कि डेउक्सान खड़ा होता है और इस पूरे सीनरी को देख रहा था। मतलब क्या कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ पहले से अपने दिमाग में सोच रहा है। मतलब भाई डेउक्सान जितना बेवकूफ़ लगता है ना उतना बेवकूफ़ है नहीं, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। फिर हम होजुंग के कुल्हाड़े को देखते हैं जिससे काफ़ी खतरनाक अटैक हो रहे थे। फिर हम देखते हैं होजुंग को जो कि अपने कुल्हाड़े के साथ अभी भी अपने इंटेंस ट्रेनिंग को कर रहा था और भाई सभी पोज अलग अलग मारते हुए अपने कुल्हाड़ी के साथ पूरी तरीके से रदम में हो जाता है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि एक सीरियस फेस के साथ आगे की तरफ अटैक करते हुए अपने मन में कहता है कि यह काफ़ी नहीं है। मतलब भाई होजुंग का दुश्मन अभी भी जिंदा है, बहुत सारे और एक से एक बड़े धुरंधर और पावरफुल हैं, वही इसीलिए होजुंग के पास आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं सिन्मो को जो कि होजुंग को ट्रेनिंग करते हुए अपने कुल्हाड़े के साथ देखता है, फिर कहता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर बेगर सेक्ट ने एक लेटर को डिलीवर किया और यह लेटर मयोंगन की तरफ से भेजा गया है। और भाई हम सिन्मो के हाथ में एक बड़े से लेटर को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से सील होता है। फिर हम होजुंग के कुल्हाड़े को ज़मीन पर रखते हुए देखते हैं जिससे एक शॉक वेव भी निकलती है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जिसके चेहरे से पसीना निकल रहा था और वह स्माइल करते हुए कहता है कि फाइनली वो यहाँ पर आ चुका है, यह समय है उससे मिलने का। फिर हम देखते हैं कि शाम का समय हो चुका था और बादल आसमान में सफ़ेद से लाल हो चुके थे और चारों तरफ घरों में लाइट जल रही थी। फिर हम एक बड़े से टेबल के चारों तरफ देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे खाना रखा होता है और भाई इधर सामने के चेयर पर मयोंगन बैठा होता है और सामने से होजुंग आता है, जिसे देखकर मयोंगन कहता है कि तुम आ चुके हो। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि मयोंगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि वे लोग कहते हैं कि जो उच्च कल्टीवेशन कर लेते हैं वो ठंडी और गर्मी से अप्रभावित रहते हैं, मतलब ठंडी और गर्मी उन पर फर्क नहीं पड़ता है।
फिर होजुंग कहता है कि लेकिन यह आदमी तो पूरे सर से लेकर पांव तक मोटे कपड़े को पहना हुआ है जो कि मृतक को पहनाया जाता है, और इसे इतनी गर्मी में थोड़ा सा भी पसीना नहीं हो रहा है। मतलब मयूंगन की कल्टीवेशन इससे नाप रहा है होजुंग। इस साले जो मुर्दा को पूरा पैक किया जाता है कपड़ा पहन के, उस तरीके से कपड़ा पहनना है मयूंगन इतनी गर्मी में। और भाई हम मयूंगन को देखते हैं जो कि सच में एकदम ऐसी तरीके से पूरा पैक टू पैक कपड़ा पहना होता है। मतलब भाई एकदम गर्दन से लेकर हाथ पैर एकदम सब, भाई इसकी कल्टीवेशन हाई कल्टीवेशन है, और जो कि ठंड और गर्मी से रेजिस्टेंस है, मतलब ठंड और गर्मी से प्रभावित ही नहीं कर रही है। फिर होजुंग अपने मन में कहता है कि इन सभी महंगे असाधारण व्यंजन को तो देखो। फिर मयूंगन को देखते हुए कहता है वो हमेशा की तरह चमकदार है। फिर भाई हम होजुंग को देखते हैं जो कि चेयर में बैठते हुए मयूंगन से कहता है कि मुझे लगता है कि आज अपने बेटी के साथ यहाँ पर नहीं आए हैं। होजुंग की इस बात को सुनकर मयूंगन बैठे हुए ही कहता है कि योनहवा वो एंसेस्टर होम गई है। फिर हम मयूंगन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कि मैं उसे गहराई से समझता हूँ, लेकिन आपके साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उसे यहाँ लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार वो सिर्फ एक लड़की है। और हम देखते हैं कि इसकी वो बातें होजुंग शांत बैठकर सुन रहा था। और भाई हम होजुंग की आंखों को देखते हैं जो कि मयूंगन को देखते हुए कहता है कि जरा इस व्यक्ति को तो देखो। फिर होजुंग कहता है कि मैंने आपको कभी किसी ऐसे व्यक्ति को लिंग के आधार पर उसे उसके प्रतिभा के साथ न्याय करते हैं। होजुंग की इस बात को सुनकर मयूंगन कहता है कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन बाकी दुनिया करती है। फिर हम मयूंगन को देखते हैं जो कि दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि यदि कोई महिला फैमिली हेड बन जाती है तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि हमारे एंसेस्टर होम के कितने लोग इस पर अपनी उंगली उठाएंगे। फिर मयूंगन अपनी बेटी योनहवा को याद करते हुए कहता है कि कुछ प्रतिभाओं का समय फिट होना चाहिए। उस अर्थ में मैं लिंग को किसी प्रतिभा का हिस्सा बनने पर विचार करता हूँ। योनहवा दयालु है कि उसका जन्म मेरे यहाँ हुआ। फिर भाई हम होजुंग के इमेजिनेशन में देखते हैं कि मयूंगन किस तरीके से होता है और योनहवा किस तरीके से होती है। और मयूंगन अपनी बेटी को दयालु बता रहा है और होजुंग को देखते हैं वो क्या कर रहा है अपने मन में कि यह इंसान बिल्कुल झूठ बोल रहा है। फिर होजुंग अपने मन में कहता है कि मयूंगन मार्शल अलायंस का लीडर बनने के बाद पूरे मयूंग क्लैन को योनहवा को छोड़ दिया था उसे संभालने के लिए। और हमें योनहवा को भी दिखाया जाता है किस तरीके से वो अपने पूरे क्लैन को मैनिपुलेट कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि फिर से अपने मन में कहता है कि माउंट हैंग के युद्ध से पहले उसने अपनी हेड की पोजीशन योनहवा को दे दी थी। मतलब भाई ये उसी युद्ध के बारे में बात कर रहा है जिस युद्ध में इसने धोखे से हमारे मेन कैरेक्टर होजुंग को पास्ट लाइफ में मारा था। होजुंग बताता है कि उस युद्ध से पहले ही मयूंगन ने अपनी बेटी को अपने क्लैन का हेड बना दिया था। और भाई सामने बैठकर क्या कह रहा है कि अगर मैं उसे हेड की कुर्सी दूंगा और हमारे एंसेस्टर होम से लोग उंगली उठाएंगे। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि सीधा मयूंगन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि एक आदमी के यह कहने के लिए, फिर कहता है अपने मन में वो सच में मुझे चेक करने की कोशिश कर रहा है। फिर भाई हमें मयूंगन दिखाया जाता है जो कि अपने कप को पकड़कर सामने होजुंग को ही देख रहा था और उसके पीछे योनहवा को देखते हैं जो कि अपनी कातिल नज़रों से ही सबको देख रही थी। मतलब ये होजुंग की इमेजिनेशन है, बाप नंबरी तो बेटी 10 नंबरी। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे इस कन्वर्जेशन के लिए तेज रहने की ज़रूरत है, नहीं तो ये कब मुझ पर पलटवार कर देगा मुझे भी पता नहीं चलेगा। और हम होजुंग की मुट्ठी को कसते हुए देखते हैं। फिर हम मयूंगन को देखते हैं जो कि टेबल के सामने बैठा होता है और होजुंग से कहता है कि क्या तुम्हारा शरीर पूरी तरीके से ठीक हो गया है। और होजुंग कहता है हाँ लगभग हो गया है। होजुंग की इस बात को सुनकर मयूंगन हैरानी से कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी थी, फिर भी आप इतने जल्दी रिकवर कैसे हो गए। फिर हम मयूंगन को देखते हैं जो कि जोर जोर से हंस रहा था और कहता है कि वास्तव में युवा बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, तुमने सच में आगे की फाइट कर कर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को अलग कर दिया है। फिर मयूंगन कहता है कि तुम यंग हीरो हो जिसने पूरे अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को काट दिया है। फिर हम होजुंग को देखते हैं जो कि उदास होते हुए कहता है कि इसे काट दें, मुझे इस तरीके का अपमानजनक टाइटल नहीं चाहिए। फिर हम मयूंगन को देखते हैं जो कि होजुंग की तरफ देखते हुए स्माइल कर कर कहता है कि मैं समझता हूँ कि यह थकाऊ हो सकता है, लेकिन आप इसे स्वीकार करना चाहिए। हम जिम्मेदार हमेशा लोग अनुसरण करते हैं कि महान कर्मों को प्राप्त करें। मतलब भाई ये कह रहा है कि हम लोग जिम्मेदार लोग हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जो कर्म कर रहा है उसको उसका हिसाब टाइटल जो भी किताब उताब हो उसे मिले। फिर मयूंगन कहता है कि वास्तव में मैं आपको उस जिम्मेदारी पर चर्चा करने के लिए आज बुलाया है यहाँ। और भाई हम होजुंग को देखते हैं जो कि मयूंगन की इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस के साथ मयूंगन को ही देख रहा था।
कि मयोंगन अब कौन सा बम फोड़ने वाला है। और फिर होजियोंग कहता है कि जिम्मेदारी से आपका क्या मतलब है। फिर मयोंगन को देखते हैं जो कि होजियोंग को देखते हुए कहता है कि चलिए देखते हैं क्या आप साउथ चीन के डेविल्स को जानते हैं। मयोंगन की बात को सुनकर होजियोंग को देखते हैं जो कि कहता है वह कौन है। फिर हम मयोंगन को देखते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक तरीके से स्माइल करते हुए होजियोंग को ही देख रहा था और कहता है कि खैर अगर आपको वह नाम नहीं पता तो शायद यह एक अप्रसिद्ध शीर्षक है। फिर मयोंगन कहता है क्या आपने सुना है द अनोइंग ब्लड बो। इस बात को सुनकर भाई होजियोंग भी एकदम हैरानी से मयोंगन को ही देख रहा था, उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती हैं होजियोंग की। फिर कहता है द अनोइंग ब्लड बो और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक धनुष को ताना होता है एक तीर लगाकर। फिर हमें बताया जाता है कि यह दुनिया का नंबर 1 आर्चर है जिसने तीरंदाजी को अपने सीमा से महारत हासिल कर लिया है, मतलब जो सीमा उसको भी पार कर दिया है। यह मार्शल आर्ट की दुनिया में अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। मतलब भाई मार्शल आर्ट की दुनिया में अब धनुष तीरंदाजी कौन करता है, वही बोला है, बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। फिर बताया जाता है कि दिव्य तीरंदाजी एक स्नाइपर जो कभी भी याद नहीं करता उसे ग्रीष्म रिपर कहा जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि सोर्ड किंग कांग रियांग, ब्लू हेडेड लिविंग फिजिशियन हैम मोहियोन, चाओस ब्लेड ब्लड घोस्ट, सो जिन्होंग गांग, डिमोनिक ब्लेड जिन रियांग। और बताया जाता है कि वह ब्लैक एम्परर, वैनगार्ड और कमांडर और ये 5 ग्रेड जनरल्स का हेड है, मतलब नेता है। और 5वां जो जनरल होता है भाई उसे दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में धनुष तीर को पकड़ा होता है और बताया जाता है यह मू बाई है। और मयोंगन की इस बात को सुनकर हम होजियोंग को देखते हैं जिसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह खुल जाता है लेकिन आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वो अपने मन में कहता है कि इन सभी का नाम यहाँ पर क्यों है, मतलब भाई ये सब लोग पिछले लाइफ में होजियोंग के अंडर में आते होंगे या फिर होजियोंग के नेमी होंगे। मुझे तो उम्मीद है कि होजियोंग के अंडर ही आते होंगे, इसीलिए होजियोंग पूरी तरीके से हैरान है। पता नहीं अब मयोंगन आगे क्या करने वाला है। तो भाई अब आगे क्या होगा, मयोंगन इस 5 ग्रेट जनरल के बारे में कैसे जानता है और ब्लैक एम्परर के बारे में क्या वो सच कुछ जान चुका है कि पिछले लाइफ का होजियोंग ब्लैक एम्परर था, तो इस लाइफ में ब्लैक एम्परर की जगह पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का लीडर कौन बना है और भाई आगे होजियोंग क्या करेगा। देखने के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करोगे इस वीडियो को करो लाइक और अपना कमेंट और हाइप भी कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।